हेलो एवरीवन। कक्षा 6 के लिए जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आती है एनसीईआरटी की, उसी के अध्याय 3 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस अध्याय का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। अर्थात एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से किस तरीके से, किस विधि से अलग किया जा सकता है, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर पदार्थों का पृथक्करण करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं, कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स मिले होते हैं, कुछ अनुपयोगी पदार्थ उसमें मिले होते हैं। इसीलिए उस पदार्थ को उपयोग करने से पहले हमें उन हानिकारक पदार्थों के, उन अनुपयोगी पदार्थों को उससे पृथक करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग चावल मार्केट से खरीद करके लाते हैं तो क्या होता है कि उसमें कुछ आपको धूल के कण भी देखने को मिलेंगे उस चावल में। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस चावल को धोना पड़ता है, जिससे कि उसकी जो अशुद्धियाँ हैं, जो धूल के कण हैं, वो उससे अलग हो जाएं, उससे निकल जाएं। इसी तरीके से कुछ हम जब सब्जियां खरीद करके लाते हैं तो उसके जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनमें, जैसे कि उसके जो छिलके होते हैं, डंठल्स होते हैं, उनको निकालने की आवश्यकता होती है उस सब्जी को बनाने से पहले। इसीलिए पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता होती है हमें। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि कोई भी अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ नहीं होता है, फिर भी उनको जो है वो फिर भी हमें उन पदार्थों के पृथक्करण करने की आवश्यकता हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सब्जी बाज़ार से खरीद करके लाते हैं, एक ही झोले में आपने सारी की सारी सब्जियां खरीद ली। आपने प्याज भी खरीद लिया, टमाटर भी, मिर्चा भी, लहसुन भी, सारी की सारी चीज़ें एक ही बैग में आपने डाल दी। जब आप उसको घर लेकर के आएंगे तो फिर क्या करेंगे कि उसमें से सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि टमाटर जो है उसे अलग निकाल करके रखेंगे, उसमें जो प्याज है उसे अलग रखेंगे, उसमें जो बैगन है उसे अलग रखेंगे, जो मिर्चा है उसे अलग रखेंगे। अर्थात यहाँ पर भी आपको सब्जियों का पृथक्करण करने की आवश्यकता पड़ गई। ठीक ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए कि दूध है, जो दूध है इससे अगर आपको मक्खन निकालना की आवश्यकता हो, इससे अगर आप मक्खन निकालें तो इससे जो भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इससे जो टोंड दूध मिलेगा और जो मक्खन मिलेगा, ये दोनों की दोनों उपयोगी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हमें इनको जो है वो इनका पृथक्करण करने की आवश्यकता पड़ गई। अर्थात आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि हमें पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों होती है। या तो हानिकारक पदार्थों को निकालने की आवश्यकता होती है, या अगर हानिकारक पदार्थ न हो तो उससे कुछ बहुमूल्य चीज़ें या कुछ ऐसे चीज़ें, उपयोगी चीज़ें हमें निकालने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। इन पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किस किस विधि से हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, उसी के बारे में आगे चैप्टर में बात की गई है। तो सबसे पहली विधि आती है हस्तचयन की विधि। कौन सी है? हस्तचयन की विधि। इसमें होता क्या है, तो इस पिक्चर को आप देखिए। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और इसके सामने एक ये थाली है जिसमें कि कुछ अनाज है, और इस अनाज में यहाँ पर इसको कुछ छोटे छोटे यहाँ पर कण मिले हुए हैं जिसे कि वो निकाल रहा है। जैसे कि इसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर के कण हैं, कुछ मिट्टी के कण हैं, कुछ भूसे के कण हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत अधिक नहीं है। अर्थात इनकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम है। इसलिए ये बंदा क्या कर रहा है कि इसको फैला करके अनाज को, उसमें अपने हाथ से एक एक कण को, जो मिट्टी के कण है, पत्थर के कण हैं, उसको निकाल करके ये बाहर कर दे रहा है और अपने अनाज को ये जो है वो शुद्ध कर ले रहा है। ये जो हाथ से चुनने की प्रक्रिया है, ये जो हाथ से अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हस्तचयन की विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस्तचयन की विधि कहा जाता है। लेकिन ये विधि तब उपयोगी होती है जब कणों की संख्या जो है वो बहुत ही कम होती है। तब इस विधि का उपयोग करके हम लोग जो है वो शुद्ध कर सकते हैं किसी भी अनाज को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो गेहूं आते हैं, जो चावल आते हैं, उनमें जो अतिरिक्त कण होते हैं उनको जो है वो हाथ से चुन करके अलग किया जाता है। फिर उस चावल को या गेहूँ को बनाया जाता है, तब जा कर के वो खाने के लिए उपयोगी होता है। तो इसमें कौन सी विधि का उपयोग किया गया? तो इसमें जो है वो हस्त विधि का उपयोग किया गया। इसके बाद दूसरी विधि आती है थ्रेसिंग की विधि। कौन सी? थ्रेसिंग की विधि आती है। इसमें क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक किसान है, इसने अपने धान की फसल उगाई,
तो धान की जब फसल उगाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो धान होता है वो तो ऊपर लगा होता है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे डंठल होते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। जब ये धान की फसल पक जाती है तो ये जो धान के कण होते हैं, इस पौधे में जो धान के कण हैं, उन्हीं धान के कणों को निकालने की जो विधि होती है उसी को थ्रेसिंग की विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग की विधि कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये धान के गट्ठर पड़े हुए हैं और ये किसान जो है इन धान के गट्ठरों से थोड़े थोड़े गट्ठर लेकर के इस पत्थर पर ये मार रहा है, इस पर जो है वो पीट रहा है, जिसकी वजह से इस डंठल से जो धान के कण हैं वो अलग हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? अलग हो जा रहे हैं और यहाँ पर इसको अलग से धान देखने को मिल जा रहा है। धान की फसल जो है वो इस पौधे से अलग हो जा रही है। इसी विधि को क्या कहते हैं? तो इसी विधि को जो है वो थ्रेसिंग विधि कहा जाता है। और यही बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को अथवा अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रम होता है उसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। और यही थ्रेसिंग की विधि जो है वो बड़े स्तर पर करनी होती है तो उसमें हमें बैलों की भी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, या आजकल जो आधुनिक मशीनें आ गई हैं थ्रेसिंग की, उन आधुनिक थ्रेसिंग मशीनों को करने की आवश्यकता हमें पड़ जाती है। जैसे कि यहाँ नीचे वाले पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर ये गेहूं की फसल है और ठीक गेहूं की फसल में भी वैसे ही होता है जैसे कि धान की फसल में होता है। नीचे डंठल होती है और ऊपर जो है वो गेहूं होता है और यहाँ से इस फसल से गेहूं को निकालने के लिए इस मशीन में इस गेहूं की फसल को डाला जाता है और ये मशीन जो है वो थ्रेसिंग की प्रक्रिया करती है और इसकी जो डंठल होती है उसे अलग कर देती है भूसे के रूप में, और जो गेहूँ होता है उसे अलग कर देती है। और ये विधि क्या कहलाती है? तो ये विधि जो है वो थ्रेसिंग की विधि कहलाती है। इसके बाद तीसरी विधि है निष्पावन विधि। ये जो निष्पावन विधि है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो निष्पावन विधि का उपयोग जो है वो ऐसे पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जिसमें कि कुछ भारी पदार्थ होते हैं और कुछ हल्के पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थों को अलग अलग करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये जो महिला है ये क्या कर रही है? तो यहाँ सूप में ये अनाज कुछ ले रखी है इसने और इस अनाज को ये धीरे धीरे यहाँ पर गिरा रही है। क्या कर रही है? यहाँ पर गिरा रही है और हवा इस तरफ को चल रही है। क्या हो रही है? तो इस तरफ में जो है वो हवा चल रही है। इस हवा की वजह से क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर अनाज गिराया जा रहा है तो इस अनाज में जो भारी भारी कण हैं वो तो यहीं पर नीचे आकर के गिर जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो हल्के कण हैं जैसे कि जो भूसे के कण हैं वो क्या हो रहे हैं? तो यहाँ से हवा की वजह से वो उड़ करके आगे चले जा रहे हैं और ये जो है वो आगे जा कर के यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भारी कण है और जो हल्के कण हैं यहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं और इसी विधि को जो है वो निष्पावन की विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्पावन की विधि कहा जाता है। और इसी विधि को हमारे यहाँ गांव देहात में इसी को जो है वो ओसावन की विधि कहते हैं। और इस विधि का उपयोग जो है साधारणतः किसानों के द्वारा किया जाता है अनाज से भूसों को अलग करने के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनाज से भूसों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको कि इसमें जो है वो निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद चौथी जो विधि है वो है चालन विधि। और चालन विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो चालन विधि का उपयोग जो है वो छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है चालन विधि को। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे वाली पिक्चर देखिए, ये प्रक्रिया आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पे देखा होगा। जैसे कहीं पर बिल्डिंग बन रही हो, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रेत होता है उसमें कुछ छोटे कण होते हैं और कुछ छोटे और कुछ बड़े कण होते हैं और इन्हीं छोटे और बड़े कणों को अलग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक जाली लगी हुई है, जाली नुमा यहाँ पर बनाया गया है और इसमें ये आदमी जो है वो रेत के कण ला करके डाल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो जाली नुमा छेद हैं इसमें से छोटे छोटे कण तो जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कण हैं वो नीचे नहीं आते बल्कि वो इधर की तरफ आ करके इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेत के छोटे छोटे कण हैं और जो बड़े बड़े कण हैं वो यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं
और इस विधि को क्या कहते हैं, तो इसी विधि को जो है वो चालन की विधि कहा जाता है। ठीक ऐसे ही ये चालन की विधि आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे कि आटे में जो बड़े बड़े कण होते हैं, जो छिलके होते हैं, उसको अलग करने के लिए चालन का उपयोग किया जाता है। चालन में डाल करके जब इसको हिलाया जाता है तो जो गेहूं के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो नीचे चले आते हैं, आटा के जो कण होते हैं वो नीचे चले आते हैं, और जो इसके छिलके होते हैं वो इसी में रुक जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को जो है वो चालन की विधि कहा जाता है। और वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई देखने को भी मिल जाएंगी। इसके बाद जो पांचवी विधि है वो है अवसादन विधि या निस्तारण विधि। ये अवसादन और निस्तारण क्या होता है, चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर ये एक गिलास है और इस गिलास में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इस पानी में आप थोड़ा सा मिट्टी डालिए और इसको खूब घुमाइए, इसमें घोल दीजिए मिट्टी को, और घोल करके इसे थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए जब छोड़ देंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मिट्टी के कण हैं इसमें, वो धीरे धीरे आ करके इस गिलास के तली में यहाँ पर आ करके बैठ जाते हैं। क्या हो जाता है, इस गिलास की तली में आ करके धीरे धीरे कण जो है मिट्टी के आ करके बैठ जाते हैं। यही जो मिट्टी के कण हैं उनको नीचे आ करके बैठ जाने की जो प्रक्रिया है उसी को अवसादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को जो है वो अवसादन कहा जाता है। अर्थात जो मिट्टी के कण है वो यहाँ पर आकर के अवसादित हो गए हैं। जब मिट्टी के कण यहाँ पर आकर के अवसादित हो जाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर मिट्टी आपको नीचे दिखाई देने लगेगी और जो पानी है वो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देने लगेगा। और एक काम करिए, आप इस गिलास को बिना हिलाए आप धीरे से उठाइए, और धीरे से उठा करके जो ऊपर का पानी है उसे धीरे धीरे आप दूसरी वाले गिलास में इसको डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका ऊपर जो पानी था वो दूसरी गिलास में चला जाएगा और जो नीचे मिट्टी थी वो उसी गिलास में बैठी की बैठी रह जाएगी। और यही प्रक्रिया जो कि पानी और मिट्टी को यहाँ से अलग कर दे रहे हैं निकाल करके, इसी प्रक्रिया को जो है वो निस्तारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निस्तारण कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अवसादन और निस्तारण क्या होता है। अवसादन का मतलब नीचे जाकर के बैठ जाना, निस्तारण का मतलब कि जब बैठ जाए तो उसको धीरे से दूसरे वाले गिलास में उसको निकाल लेना, इसको जो है वो निस्तारण कहा जाता है। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें दिया हुआ था कि तेल और जल के मिश्रण को किस विधि के द्वारा जो है वो निस्तारित किया जा सकता है, किस विधि के द्वारा जो है वो अलग अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है तेल और जल को। तो तेल और जल के मिश्रण को जो है वो निस्तारण विधि के द्वारा जो है वो अलग अलग किया जा सकता है। कैसे, तो जो तेल होता है और जो पानी होता है वो आपस में घुलते नहीं हैं। आप चाहे जितना भी उससे घुमा लें वो आपस में घुलेंगे नहीं। इसको घुमाने के बाद आप छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि जो तेल के कण हैं वो गिलास में आपको ऊपर की तरफ आकर के जम जाएंगे, और जो पानी होता है वो नीचे की तरफ जम जाएगा। और जब ये जम जाए नीचे आकर के, पानी नीचे आ जाए और तेल ऊपर जा कर के जम जाए, तो फिर क्या करिए कि इसको आप निस्तारण विधि के द्वारा इसको धीरे से दूसरे वाले बर्तन में उड़ेल लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो तेल है वो अलग हो जाएगा और जो पानी है वो अलग हो जाएगा। और इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को जो है वो निस्तारण की विधि कहा जाता है। इसके बाद जो छठवीं विधि है वो है निस्यंदन विधि, जिसे कि फिल्टर विधि भी कहा जाता है। इस निस्यंदन विधि का उपयोग हम कब करते हैं, तो इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब द्रव में छोटे या बड़े कण घुले होते हैं। उन छोटे या बड़े कणों को अलग करने की जो विधि होती है उसे निस्यंदन की विधि कहा जाता है। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब चाय बनती है तो चाय बन जाने के बाद उसमें चाय पत्ती के जो कण होते हैं वो दिखाई देते रहते हैं। उनको पीने से पहले, उस चाय को पीने से पहले क्या किया जाता है कि उस चाय को छन्नी के माध्यम से छान लिया जाता है, जिससे कि पीने लायक जो चाय होती है वो नीचे निकल करके आ जाती है और जो चाय पत्ती के कण होते हैं वो छन्नी में रुक जाते हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं, तो इसी विधि को जो है वो निस्यंदन की विधि या फिल्ट्रेशन की विधि कहा जाता है। इसी विधि के माध्यम से कीचड़, जो जल में कीचड़ समाहित होते हैं, जो जल में कीचड़ मिले होते हैं, उसको भी छान करके निकाला जाता है। ये जो निस्यंदन की विधि होती है ये कई प्रकार की होती है। कैसे,
तो जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको तो आप, जैसे कि यहाँ पर जो बड़े बड़े कण हैं उन्हें तो आप छन्नी के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन आप सपोज करिए कि द्रव में, जैसे कि पानी में अगर कीचड़ घुला हुआ हो, तो क्या उसे आप छन्नी से छान करके निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो कीचड़ के कण हैं वो भी छन्नी के माध्यम से नीचे आ जाएंगे। इसीलिए क्या करना होगा कि इस छन्नी से बारीक छेद वाले आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, उसमें अगर आप डालेंगे कीचड़ युक्त पानी को, तो इससे थोड़ा सा जो पानी है आपका स्वच्छ नीचे को देखने को मिलेगा, कुछ कीचड़ जो है वो ऊपर आकर के रुक जाएंगे। लेकिन सोचिए कि अगर उससे भी छोटे छोटे कण हो तब कैसे निकाला जाएगा? तो जब ज़्यादा बहुत ही छोटे छोटे बारीक कण होते हैं तो उनको जो है वो फिल्टर पेपर के माध्यम से निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कि ये कोई फिल्टर पेपर है, तो इसे कीप नुमा बनाइए और कहीं पर इसको होल्ड कर दीजिए। उसके बाद उसमें जो कीचड़ युक्त पानी है उसे डाल दीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे आप देखेंगे तो इस फिल्टर पेपर से धीरे धीरे जो पानी है वो रिस रिस करके वो बाहर आ जाएगा और जो कीचड़ है वो इसी में जो है वो समाहित रह जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी में मिले हुए कीचड़ को निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो पानी में जो कीचड़ होता है उसे निकालने के लिए निस्यंदन विधि या फिल्टर विधि का उपयोग किया जाता है। और वही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो 7वीं विधि है वो है वाष्पन विधि। अच्छा, वाष्पन क्या होता है? तो आप अपने आसपास जितने भी पदार्थ देखते होंगे, आप जितने भी पदार्थ देख रहे हैं, इसकी आपको मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं देखने को मिलती होंगी। इसमें से कुछ पदार्थ आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगे, कुछ पदार्थ आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलेंगे और कुछ पदार्थ जो हैं वो आपको गैसीय अवस्था में देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से जो पदार्थ होते हैं वो इन्हीं 3 अवस्थाओं में आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से जो द्रव पदार्थ होता है, इसको गैसीय पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को जो है वो वाष्पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को वाष्पन कहा जाता है। जैसे कि जल को उसके वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो वाष्पन कहा जाता है। और इस वाष्पन का जिस भी विधि में प्रयोग किया जाता है उस विधि को वाष्पन विधि कहा जाता है। और इस वाष्पन विधि का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप नीचे वाली पिक्चर देखिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये जो है वो यहाँ पर एक समुद्र है। क्या है? ये जो है वो समुद्र है। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो समुद्र होता है इसमें नमक घुला होता है। क्या होता है? नमक घुला होता है। और यहाँ पर समुद्र के किनारे यहाँ पर क्यारियाँ बना दी गई हैं। क्या किया गया है? तो यहाँ पर क्यारियाँ बना दी गई हैं। जब समुद्र में ज्वार आएगा तो क्या होगा कि समुद्र का पानी जो है वो आगे की तरफ आएगा और ये आगे की तरफ आ करके इन क्यारियों में आकर के भर जाएगा। भर जाने के बाद फिर जब भाटा आएगा तो इस समुद्र का पानी जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। उसके बाद कुछ पानी जो है वो समुद्र का इन क्यारियों में रुक जाता है और यहाँ पर रुकने रहने के बाद जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो यहाँ से जो पानी की बूंदें होती हैं वो जल के रूप में, जलवाष्प के रूप में ये जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं और जो पानी है जो यहाँ से जलवाष्प बन करके उड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नमक बचा रह जाता है, यहाँ पर लवण बचा रह जाता है। और ये जो लवण बचा रह जाता है इसी का शोधन करके हम लोग नमक बनाते हैं और इसको हमें खाने में उपयोग करते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि नमक बनाने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो नमक बनाने में वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का? वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है 8वीं विधि। 8वीं जो विधि है वो है संघनन की विधि। अच्छा, संघनन क्या होता है? तो संघनन का मतलब ये हुआ कि जो गैसीय पदार्थ हैं उनको द्रव में परिवर्तित करने की जो विधि होती है उसी को संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। जैसे कि जो जल के वाष्प होते हैं उनको द्रव के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को संघनन कहते हैं। और ये होती कैसे है प्रक्रिया? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्टोव आपको नीचे दिख रहा है, इसके ऊपर ये केतली रखी हुई है, इसमें पानी भर दिया गया और यहाँ से जब ये गैस चालू करेंगे तो ये पानी का जो बूंद है ये क्या होगा? तो ये वाष्पित होगा।
और वाष्पित होकर के यहाँ से ये आकर के निकल रहा है। यहाँ से जब ये जलवाष्प निकलेगा तो ये गर्म होते हैं। इन जलवाष्पों को जब आप ठंडा कर देंगे किसी भी विधि से, जैसे कि इसने क्या किया कि यहाँ पर एक प्लेट लगाया और प्लेट के ऊपर यहाँ पर इसने बर्फ़ रख दिया। क्या रखा? बर्फ़ रख दिया, जिससे कि ये प्लेट जो है वो ठंडी हो जाए। जब ये प्लेट ठंडी होगी तो इस पर जो है वाष्प की बूंदें जब आएंगी तो यहाँ पर आकर के जब ठंडी हो जाएंगी तो ये ठंडी होकर के ये फिर से ये जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। और यही जो प्रक्रिया होती है इसी को संघनन कहा जाता है। और इस विधि का जहाँ पर भी उपयोग किया जाता है उस विधि को संघनन विधि कहा जाता है। इस विधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इस विधि का उपयोग जो है वो डिस्टिल वाटर बनाने में किया जाता है। और इसी विधि का उपयोग जो है वो सेंट बनाने में भी किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेंट बनाने में इस विधि का उपयोग कैसे किया जाता है तो वो भी आप यहीं पर भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक केतली है, इसमें आप क्या करिए कि कुछ फूल जो हैं इसमें ला करके आप डाल दीजिए। जैसे कि कुछ गुलाब के फूल आप लाइए और इसमें आप डाल दीजिए, थोड़े से पानी और इसमें डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से गर्म करिए। गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जो फूल में पानी के कण हैं और जो नीचे के पानी हैं वो मिल करके वाष्पित होंगे और वाष्पित होकर के ये ऊपर की तरफ आएगा। बाहर जब आएगा तो यहाँ से फिर ये संघनित हो जाएगा और संघनित होकर के यहाँ पर ये फिर से ये जल के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको। और ये जो जल आपको मिलेगा ठीक इसमें भी वही सुगंध होगी जो कि यहाँ पर फूलों की सुगंध होगी, क्योंकि जो फूलों में जलवाष्प के कण थे वही जलवाष्प के कण जो है वो यहाँ आकर के पानी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और इसी तरीके से सेंट भी बनाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इन विधियों के अलावा इस चैप्टर में एक और शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया था और वो शब्द है संतृप्त विलयन। ये जो संतृप्त विलयन है इसका अर्थ क्या होता है वो भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ इस पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पर ये आपको एक गिलास दिखाई दे रही है और इस गिलास में यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसके बगल में यहाँ पर नमक रखा हुआ है। क्या रखा है? नमक रखा है। इस नमक से आप एक चम्मच नमक उठाइए और इस पानी में डाल दीजिए और इस चम्मच से घुमाइए आप, तो क्या होगा कि जो नमक है उस पानी में घुल जाएगा और यहाँ पर हमें विलयन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नमक है इसको हम लोगों ने पानी में डाला और ये पानी में घुल गया। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिन्हें कि किसी द्रव में घुलाया जा सकता है उन पदार्थों को विलेय पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन पदार्थों को विलेय पदार्थ कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जो कि किसी भी पदार्थ को घुलाने का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पानी जो है वो नमक को घुलाने का काम कर रहा है, तो ये पानी क्या कहलाएगा? तो ये जो पानी है ये विलायक पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये जो पानी है वो विलायक पदार्थ कहलाएगा। विलायक पदार्थ कहलाएगा पानी। और जब नमक को हमने पानी में डाल दिया और चम्मच से घुमा दिया तो जब नमक गायब हो गया तो जो विलयन जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है ये जो प्राप्त हुआ है इसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जिस पदार्थ को घुलाया जा सकता है उसे विलेय पदार्थ कहा जाता है, जिस पदार्थ में घुलाया जा सकता है उसे विलायक कहा जाता है, और जब विलेय को विलायक में मिला करके घुला दिया जाता है तो उस जो पदार्थ हमें मिलता है उसे विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। अब फिर से वापस आइए उसी पर। यहाँ पर जो गिलास है इसमें आप क्या करिए कि नमक उठा करके डालते जाइए और घुमाते जाइए। आप देखिए कि कब तक ऐसी स्थिति आती है जब तक कि नमक घुलता है। आपको एक स्थिति ऐसे मिलेगी, आपको एक ऐसी स्थिति मिलने लग जाएगी जबकि आप नमक डालेंगे इसको और घुमाते रहेंगे फिर भी नमक जो है वो इस पानी में नहीं घुलेगा। अर्थात इस विलयन की ऐसी स्थिति जिसमें कि किसी भी विलेय पदार्थ को घुलाने की क्षमता खो देता है, उस स्थिति को उस विलयन को जो है वो संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन जिसमें कि अब कोई भी विलेय पदार्थ नहीं घुलाया जा सकता, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो आई होप आपको संतृप्त विलयन का कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतने ही कंसेप्ट थे और सारे के सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।